मित्रों, अपनी बात कहूं उससे पहले दो तीन चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रथम बात तो यह है कि आज जैसा कि आपने बताया कि ये चतुर्थ दिवस है इस कार्यशाला का, तो संभवतः ऐसी कई चीजें हो जो आप पहले कुछ संभाषणों में। दूसरी बात यह है कि मैं मूलतः इसको साइलेंट मोड पे कर देता हूं। सॉरी। दूसरी बात यह है कि न तो मैं संस्कृत का विद्वान हूं, न ही पंचतंत्र का विशेषज्ञ हूं या संस्कृत साहित्य का विशेषज्ञ हूं। मैं एक जनसंचार, पत्रकारिता और कम्युनिकेशन का एक विद्यार्थी हूं और मैंने अपने उसी अल्प ज्ञान के आधार पर, जो कुछ मुझे संचार के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके आधार पर जब अनूप जी ने मुझसे कहा कि वो इस कार्यशाला का आयोजन करना चाह रहे हैं, तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं भी इस बहाने, क्योंकि मुझे बचपन में ध्यान है कि मेरे पास सबसे पहले मेरे पिताजी ने मुझे जो पुस्तक लाकर दी थी अमर चित्र कथा, और वह अमर चित्र कथा जातक कथाओं के बारे में थी। और उसके बाद दूसरी जो मैंने अमर चित्र कथा पढ़ी वह रानी अब्बक्का के बारे में थी। और शायद उस वक्त मेरी उम्र के जब बच्चे रहे होंगे, उस दौरान शायद इतिहास को जानने का, समझने का या हमारे माइथोलॉजी को जानने का अमर चित्र कथा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम लोगों के पास रही। यद्यपि उसको लेकर कई शोध किए जा रहे हैं, कई उसके ऊपर प्रश्न हैं, कई चीजें हैं, वह अलग बात है। लेकिन उस वक्त एक कॉमिक्स का, एक चित्र कथा को पढ़ने का एक युग की शुरुआत थी। 80 के दशक तक वह बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वह गायब हो गया। और टीवी के आने के बाद और 90 के दशक में जब टीवी आया तब उसके बाद तो वह पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। लेकिन अंकल पाई का जो बड़ा एक योगदान रहा अमर चित्र कथा के माध्यम से, वह आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म, जो शायद पूरे विश्व में और पूरे भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध रही, और आप सब लोगों ने भी उसे निश्चित रूप से सराहा होगा, बाहुबली, आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा। और बाहुबली के निर्माता कौन है? डायरेक्टर बाहुबली के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में स्वयं कहा, राजमौली साहब ने, कि जब बचपन में वो अमर चित्र कथा पढ़ते थे तब से उनके एक अवचेतन के अंदर एक इस तरीके की स्थिति थी कि वह कभी इसके ऊपर एक ग्रांड लेवल के ऊपर फिल्म बनाए और उसे किस तरीके से चित्रमय रूप से प्रदर्शित करें, एक फिल्म के रूप में प्रदर्शित करें। और उसी का एक परिणाम बाहुबली के रूप में हम लोगों को देखने को मिला। यद्यपि उसमें कोई माइथोलॉजी नहीं है, बहुत ही काल्पनिक आधार पर कथाओं का गठन किया गया है, लेकिन फिर भी उस पर पूरा उस चित्र कथा और उसका प्रभाव था। तो यही बात मैंने अनूप जी से कही कि मैं इस बहाने एक बार पुनः पंचतंत्र को पढ़ने का प्रयास करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि पंचतंत्र क्या है। और मैंने उस पंचतंत्र को पढ़ा, पहले एक बाल दृष्टि से, एक बालक के रूप में उसे पढ़ना, जिसमें उसके आधार पर कुछ मनोरंजन प्राप्त करें। लेकिन मनोरंजन के साथ जो कम्युनिकेशन के छात्र हैं वो लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा को जानते हैं कि हम लोग संचार में एक महत्वपूर्ण विधा कहते हैं, वह है एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन, है ना। मनोरंजन के साथ में एंटरटेनमेंट एजुकेशन, मनोरंजन के साथ आपको कुछ ना कुछ ज्ञानप्रद बातें भी बताई जाएं। और इस आधार पर हम लोग सभी अमर चित्र कथा या जातक कथाएं और उन सब का रसास्वादन करते थे, उन्हें पढ़ते थे। उस समय उस बाल मन के आधार पर पढ़ा गया। अभी मैंने पुनः उसे कुछ पढ़ने का प्रयास किया और इस बार एक संचार के छात्र के रूप में मैंने उसे समझने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि मेरे पूरे व्याख्यान के अंदर अभी तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जो पंचतंत्र की महत्वपूर्ण कथाएं हैं, उनसे अलग अलग सूत्र लिए गए होंगे और उनके आधार पर आपको बताया गया। और आप चूंकि इस कार्यशाला में स्वयं उपस्थित हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने वह सभी कथाएं पढ़ ही रखी होंगी।
वह मेरे ख्याल में एक प्री रिक्विजिस्ट होना चाहिए हमारे इस कार्यशाला में आने से पहले। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सबने वह सब कुछ पढ़ रखा होगा। तो मैं इस पूरे अपने व्याख्यान के दौरान न तो किसी कथा के बारे में बहुत अधिक जानकारी दूंगा, न उस कथा का वर्णन करूंगा, न उस कथा के अंदर जो मॉरल स्टोरीज हैं उनकी बात करूंगा। मैं केवल संचार की दृष्टि से पंचतंत्र क्या है, कैसा है और किस प्रकार उसमें संचार की रूपरेखा तैयार की गई है, केवल उसका विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। बाकी उसकी कथाएं, उसके नीति शास्त्र, उसकी वैल्यूज, उसकी मॉरल वैल्यूज, उस पर बोलने के लिए मेरे ख्याल में अनेक विद्वान हैं जो उस दृष्टिकोण से, उस आधार पर आपके सामने पंचतंत्र का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा उद्देश्य केवल एक संचार का छात्र की दृष्टि से मैं पंचतंत्र को किस प्रकार देखता हूं और वह एक प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल के रूप में कैसे हमारे सामने आता है, मैं केवल उसका विश्लेषण करने तक अपने आप को सीमित कर रखूंगा, क्योंकि उससे आगे मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, मेरी अपनी सीमाएं हैं। यदि हम मानवीय सभ्यता के विकास के बारे में जाने और यदि हम लोग एक स्टोन एज से और आज के आधुनिक युग तक की पूरी हम लोग यात्रा देखें तो वह पूरी यात्रा मूलतः उसके केंद्र में जो चीज है वह है संचार। हम सभी संचार को किसी न किसी रूप में हमारे बचपन से लेकर और हमारे ताउम्र तक संचार के हम लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रक्रिया से हमेशा गुजरते हैं। और संचार एक तरीके से क्या है, संचार हम सब लोगों में एक इच्छा है, एक अभिलाषा होती है कि क्या कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है, क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं, उस घटना को हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ उसे हम लोग बांटें, साझा करने का प्रयास करें। और यहीं से संचार की शुरुआत है, यही संचार का मूल है। संचार मूलतः है विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक छोर से दूसरे छोर तक विचारों को यदि आप पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वही संचार है। और यह संचार हमारे पूरे सामाजिकरण और हमारे पूरे सांस्कृतिक परिवेश के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। यदि यह संचार नहीं होता है तो ना तो समाज में किसी प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कोई रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, नहीं सोशलाइजेशन हो सकता है, नहीं समाज के अंतर्गत किसी कल्चर का निर्माण हो सकता है। वह कल्चरल आगे, कल्चर क्या है, एक जीवन के प्रति दृष्टि है जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे कम्युनिकेट करते हैं, आगे से आगे उससे संचारित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। और वह किसके माध्यम से संभव है, वह केवल संचार के माध्यम से ही संभव है। तो संचार वास्तव में वह धुरी है जिसके सम्मुख संपूर्ण मानव जीवन, यदि आप देखें तो संपूर्ण मानव जीवन उसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता है। और हमारा पूरा सामाजिकरण उसका परिणाम है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ हम उसे विभिन्न प्रकार के जो भावनात्मक रूप से उसके साथ संचार करते हैं, दुलार करना, उसके साथ उस पर हाथ फेरना, उसे गोदी में उठाना, उसके साथ पुचकारना, कभी उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करना, केवल शाब्दिक ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं वगैरह के आधार पर जो कुछ भी हम आदान प्रदान करते हैं वह सारी प्रक्रिया संचार के अंतर्गत शामिल की जाती है। और इस प्रकार संचार हमारे पूरे मानवीय सभ्यता के विकास की धुरी है। और यदि हम ये कहें कि संचार ठीक उसी तरीके से महत्वपूर्ण चीज है जैसे कि हमारे लिए अन्य जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, भोजन, पानी और श्वास जिस तरीके से हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए आपने कई कहानियों में भी पढ़ा होगा, कई फेरी टेल्स में और कईयों में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को यदि सबसे बड़ी सजा देनी है तो उसे किसी टापू के ऊपर अकेला छोड़ दिया जाए। और यदि वह अकेला हो, किसी के साथ संचार नहीं करेगा, तब भी वहां पर वह चिल्लाएगा, बोलेगा या कुछ ना कुछ केव के ऊपर कहां पर कुछ ना कुछ चित्र रेखांकित करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह मानवीय व्यवहार में इनहेरेंट है, हमारे अंदर शामिल है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और यह अभिव्यक्ति हमें संचार के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे लिए एक मूलभूत तत्व है। और संचार उसी तरीके से समाज को जोड़ता है, समाज में संबंधों को स्थापित करता है, जिस प्रकार एक शरीर का जो आपका नर्वस सिस्टम है वह आपके पूरे शरीर को जोड़ता है, कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरीके से संचार पूरे मानवीय व्यवहार, मानवीय समाज और मानवीय संबंधों को उसके आधार पर निर्धारित करता है, उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। संचार को लेकर मैं बहुत अधिक इसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन संचार को लेकर विश्व में सबसे पहले यदि हम कहें कि इसको संचार का एक अध्ययन के रूप में कैसे शुरुआत हुई, क्यों इसे अध्ययन किया जाने लगा, यह बहुत अधिक
पुराना विषय नहीं है संचार अध्ययन विषय के रूप में। संचार हमारे जन्म के साथ है, हमारे इस पृथ्वी पर आने के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक अध्ययन के विषय के रूप में संचार बहुत अधिक पुराना नहीं है। और अध्ययन के विषय के रूप में यह एक सामान्यतः है द्वितीय विश्व युद्ध और उसके आसपास संचार की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचार को पढ़ा जाने लगा। और उसमें 2-3 महत्वपूर्ण कारण थे जिसने संचार की भूमिका को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाया। एक तो औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति के बाद जब आपका प्रोडक्शन मास लेवल पर होने लगा और केवल प्रोडक्शन आप अपने लिए नहीं कर रहे थे, केवल अपने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि मासेस के लिए कर रहे थे, तो उसके लिए मांग कैसे बनाई जाए, डिमांड कैसे क्रिएट की जाए, उसके लिए संचार का प्रयोग शुरू हुआ। और इस प्रकार मार्केट की खोज ने संचार को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित किया। और दूसरा संचार के अध्ययन के लिए था द्वितीय विश्व युद्ध, जिस दौरान युद्ध के अंदर सबको परसुएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए संचार को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं है कि संचार का अध्ययन इससे पहले नहीं था। अरस्तु से लेकर और हमारे यहां पर नाट्य शास्त्र से लेकर सब में संचार की विधाएं हैं, लेकिन मैं संचार के एक विषय के अध्ययन के रूप में बात कर रहा हूं। और इन सब बातों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि संचार का एक अलग विषय के रूप में उसे स्थापित किया जाए और उसका पढ़ाई शुरू की जाए, उसे जाना जाए, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है, लोगों को परसुएट किया जा सकता है। और इस आधार पर अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग क्षेत्र से लोगों ने संचार को अपने अपने रूप से व्याख्यात करने का प्रयास किया। और इसमें एक पश्चिम की तरफ से एक मॉडल आया, क्योंकि वहां पर सबसे पहले संचार के अध्ययन को कार्य करना शुरू किया। तो वहां का जो मॉडल था वह मॉडल संचार के उसी प्रभावशाली माध्यम के ऊपर जोर दे रहा था जिसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है वह महत्वपूर्ण है, जो संदेश देता है वह महत्वपूर्ण है, और बड़े ही रेखीय रूप से संचार चलता है। यह पूरा मॉडल अरस्तु के उस विचार से महत्व से संबंधित था, जहां पर पुनः अरस्तु का अगर आप संचार का के सिद्धांत को देखेंगे तो वहां पर भी जो है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो संचार की शुरुआत करता है, उसे महत्वपूर्ण माना गया है। और वहां पर पोडियम में इस तरीके से जब सभा होती थी तो उसमें बोलते समय डोमिनेट करने के लिए कमर पर इस तरह हाथ रख के और पोडियम में ऊपर एक जगह पांव रख के और फिर वक्ता बोलते थे। और जो बहुत अच्छे श्रेष्ठ वक्ता होते थे उनको बहुत तारीफ की जाती थी, सभा के अंदर, संसद के अंदर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। और वहां पर पूरा एक रेखीय प्रकार का एक मॉडल, संचार का मॉडल दिया, जिसे लास्वेल ने कुछ शाब्दिक रूप में व्यक्त करते हुए कहा, Who says what in which channel to whom with what effect। और उन्होंने कहा संचार और कुछ नहीं है, संचार यह है कि कौन कह रहा है, कौन संचार की शुरुआत करता है, उसका मैसेज क्या है, क्या वो कहता है और किस चैनल के माध्यम से कहता है, किस तरीके से वो कहता है, रिसीवर कौन है उस तक, और सबसे महत्वपूर्ण क्या वह रिसीवर पर वह प्रभाव डालने में सक्षम है जिस उद्देश्य से उसने संचार को प्रारंभ किया है। और इस पूरे मॉडल के अंदर रिसीवर के एंड से कोई सोचा नहीं गया, उनकी तरफ से कोई भी दृष्टि नहीं दी गई। ये पूरा मॉडल जो है वो एक रेखीय मॉडल है, जिसमें जो सेंडर है, जो संचार शुरू करने वाला है, उसकी महत्ता के ऊपर ध्यान दिया गया, उसके ज्ञान, उसके कौशल और उसके संचार की कुशलता को महत्ता दी गई और उसके आधार पर एक रेखीय मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके समानांतर यदि हम भारतीय मनीषा के अंदर जाएं और भारतीय मनीषा को टटोलें तो हमें वहां पर भी ऐसा नहीं है कि भारतीय मनीषा के अंदर हमें संचार के तत्व दिखाई नहीं देते। और इस आधार पर संचार का एक भारतीय मॉडल भी प्रस्तुत किया गया और उस भारतीय मॉडल के अंतर्गत जो सूत्र लिए गए वो भारतीय जो सबसे बड़ा, जो संचार का एक सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे भारत में माना जा सकता है या पूरे विश्व में माना जाता है, जिसने संचार को एक होलिस्टिक अप्रोच से देखा। संचार केवल मौखिक नहीं है, संचार केवल बोलना नहीं है, संचार हमारा हाव भाव है, संचार हमारा गेस्चर है, संचार हमारे ये भुरकियों से लेकर हमारे होठ और इन सब के जो भी कंपन और इसके जो तरह अलग अलग तरीके से जो मुखाकृतियां बनती हैं वो सभी संचार करती हैं। और इस आधार पर हमने हमारे नाट्य शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिए। नाट्य शास्त्र को हम संचार की दृष्टि से एक सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे पुरातन एक शास्त्र मान सकते हैं जिनमें हमें संचार के महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। और उस नाट्य शास्त्र के आधार पर एक भारतीय संचार का मॉडल दिया गया। यह भारतीय संचार का मॉडल इस बात की व्याख्या करता है कि संचार केवल एक पक्षीय नहीं है, रेखीय नहीं है, संचार द्विपक्षीय है। और संचार का अर्थ है कि संचार को उन्होंने एक साधारीकरण, इसमें शायद
क्लियर इतना दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल में ये फोटोग्राफ इतना क्लियर नहीं आ पाया। मैंने इसको उसमें क्या बोलते हैं पेंट के अंतर्गत लेके और एडिट करके और बनाया था, तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने इस पूरे संचार मॉडल को जो बताया, वह संचार मॉडल के अंतर्गत उन्होंने इसे एक साधारणीकरण के आधार पर अभिव्यक्त किया। और साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण जो नाट्य शास्त्र के अंतर्गत उद्धृत है, जिसके अंतर्गत कहा गया है, वह यह है कि संचार को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, बातों को इस तरीके से सामने रखा जाए कि आम आदमी उसे आसानी से स्वीकार कर ले, स्वीकार्य करे और उसके अनुसार वह अपना वापस उसके अंदर संदर्भ में उसके प्रतिक्रिया दे, उस पर वापस अपना परसेप्शन बनाए, रिएक्ट करे। और उस चीज को उन्होंने साधारणीकरण के आधार पर अभिव्यक्त किया। और यह साधारणीकरण में दोनों तरफ व्यक्ति न तो कोई प्रापक है और न ही कोई सेंडर है या भेजने वाला है, दोनों तरफ जो है उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वह है सहृदय। सहृदय व्यक्ति साधारणीकरण के लिए अपने विचारों को भावों के माध्यम से सरणी की तरह, सरणी वह साधन है जिसके माध्यम से भेजा जाता है और दूसरे सहृदय तक पहुंचाता है। सहृदय उसके आधार पर रसानुभूति करता है, वह उससे डिकोडिंग करता है, वह डिकोडिंग रस है और उसके आधार पर वह पुनः उस पर प्रतिक्रिया देता है और पुनः प्रतिक्रिया वह भाव के रूप में देता है। यह आपका यहाँ पर भाव है। भाव के आधार पर यह सारणी के माध्यम से साधारणीकरण का विचार यहां गया। उन्होंने रस के आधार पर उसे डिकोड किया, पुनः भाव के आधार पर उसे एनकोडिंग किया, उसे अभिव्यक्त किया और साधारणीकरण के माध्यम से पुनः दूसरे सहृदय के पास पहुंचाया। और सहृदय का अर्थ है वह जिसमें रस उत्पन्न हो, जो रसों को अनुभूत कर सके, जो उसका आनंद ले सके, उसे विश्लेषित कर सके। यह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र उससे बंधा हुआ नहीं है। यह हर एक व्यक्ति के अंतर्गत है जिसके आधार पर वह रस को आनंद ले सकता है। और इस आधार पर यह पूरा जो संचार का जो मॉडल उन्होंने बनाया, जो प्रस्तुत किया, यह संचार का पूरा भारतीय जो मॉडल है, यह पूरा भारतीय मॉडल एक टू वे कम्युनिकेशन है, जिसके अंतर्गत जो दोनों तरफ न तो प्राप्तकर्ता कोई है और न ही कोई प्रेषक है, दोनों तरफ सहृदय हैं और दोनों लोग उससे आनंदित हो रहे हैं और दोनों उसके आधार पर कंटिन्यूअस संचार की व्यवस्था को चला रहे हैं। ओके। और इसके साथ में जो महत्वपूर्ण चीज है वह है पूरा संदर्भ, जिस संदर्भ के अंतर्गत यह संचार किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्टेक्स्ट वी कैन नॉट हैव अ कम्युनिकेशन। तो संदर्भ के अंतर्गत ही हम एक दूसरे के साथ भावों का आदान प्रदान करते हैं और उस भाव से हमें रस की उत्पत्ति होती है और पुनः हम भाव के आधार पर अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। और यह इस तरीके का एक भारतीय मॉडल है, जिस भारतीय मॉडल के आधार पर संचार का निर्माण किया। तो यह लीनियर नहीं है, इसमें दोनों तरफ जो संचार ग्रहण कर रहा है और जो संचार शुरू कर रहा है, दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और दोनों के ऊपर ध्यान दिया गया और इस आधार पर इस मॉडल का निर्माण किया गया है। अब अगली चीज जो आती है संचार। संचार में अगर आप पिछली मेरे स्लाइड के अंदर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है दोष, जिसे वेस्टर्न मॉडल के अंतर्गत नॉइज के आधार पर अभिव्यक्त किया गया है और भारतीय मॉडल के अंतर्गत उसे दोष के रूप में व्यक्त किया गया है। और दोष वह कोई भी चीज है जो संचार को बाधित करता हो, संचार में परेशानी उत्पन्न करता हो। वह यह हो सकता है कि कोई फिजिकल नॉइज हो सकती है, जैसे मैं यहां कुछ बोल रहा हूं और पीछे से कोई तेज आवाज आ जाए, आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पाए। तकनीकी हो सकता है यहां पर मैं जो चित्र दिखा रहा हूं ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए कंप्यूटर में और वह नहीं आए, संचार बाधित हो जाए। यह सिमेंटिक हो सकता है, हमारे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार पर भी हो सकता है। आप सुनना ही नहीं चाहें या अगर आप लॉजिकल रूप से यहां हो लेकिन मानसिक रूप से कहीं और हो, आपके विचार कहीं और हो, वह सभी उस दोष के अंतर्गत आते हैं। तो संचार इन सब बाधाओं को पार करते हुए कैसे अपने यथार्थ गंतव्य तक पहुंच सके, उसे हम कहते हैं प्रभावशाली संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें पूर्ण होती हैं। प्रभावशाली संचार तभी हो सकता है जब पहले संचार का उद्देश्य,
वह स्पष्ट हो किस कारण संचार किया गया है। हम केवल एक अलूफ और एक केवल वैक्यूम में संचार नहीं करते, कुछ पर्पज है, कुछ उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है संचार के लिए, उसके लिए क्या रूपरेखा निर्धारित की गई है, किस प्रकार की संचार पद्धति को उसके अंतर्गत काम में लिया गया है, ताकि अधिकतम उसका परिणाम आपको मिल सके। और उसका निष्पादन किस तरीके से किया गया है, उसको किस तरीके से, उसका प्लानिंग एग्जीक्यूशन उसका किस तरीके से है, उसका वांछित प्रभाव, रिएक्शन, वापस जो आपका श्रोता है, जो दूसरी तरफ से हृदय व्यक्ति है, उसका रिएक्शन उसके ऊपर क्या है, क्या उस पर वह वांछित प्रभाव देखा जा सकता है, और प्राप्तकर्ता का उसमें क्या भूमिका है। इन आधारों पर हम लोग संचार की प्रभावशीलता को देखने का प्रयास करते हैं। यहां तक सब कुछ संचार, मेरे ख्याल में एक संक्षेप में हम सभी लोगों को एक संचार की आउटलाइन हम लोगों के सम्मुख आ गई होगी। अब हम लोग इसी आउटलाइन में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में पंचतंत्र को देखने का प्रयास करते हैं, उस कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं कि पंचतंत्र इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावशाली संचार की इस सभी तत्वों में किस प्रकार उतरता है, खरा उतरता है, और किस प्रकार उसके अंतर्गत इन संचार के अवयवों को देखा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? हम लोग आगे चलें। चलिए, अब पंचतंत्र, सबसे पहले जो हम लोगों ने चर्चा की, संचार का उद्देश्य। संचार का उद्देश्य क्या है? हम सब लोग जानते हैं पूरे पंचतंत्र के अंतर्गत कहानियां हैं, और उस कहानियों के अंदर एक अंतर्निहित एक पहली कहानी यही है कि एक राजा है, और उस राजा की अमर शक्ति एक राजा है, और उनके 3 पुत्र हैं, और उन 3 पुत्रों के पढ़ने लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं है, जैसा कि सामान्यतः कई बच्चों में होता है, ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहते हैं, है ना। और राजा को यह चिंता है कि भविष्य में उन्हें राजपाट संभालना है, भविष्य में उन्हें प्रशासन देखना है, और वह किस प्रकार इस राजपाट या इस प्रशासन को संभाल पाएंगे। और इस दृष्टिकोण से वह बड़े चिंतित होकर अपने दरबारियों के साथ व्याख्या करते हैं इस बारे में, और दरबारी लोग भी उनको कहते हैं कि वैसे तो ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उसमें एक श्लोक है, चूंकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत संस्कृत के श्लोक का उदाहरण नहीं दे सकता, मैं उनका केवल हिंदी रूपांतरण या हिंदी जो उसका तर्जुमा है उसी के आधार पर अपनी बात कहने में सक्षम हूं, इसलिए मेरी ये सीमाएं हैं, इसके अंतर्गत ही मैं अपना व्याख्यान दे सकता हूं। तो उन्होंने जब यह बात अपने दरबारियों के सम्मुख रखी, तो दरबारियों ने कहा कि भाई केवल व्याकरण, 12 वर्ष की उम्र से तो व्याकरण पढ़ा जाता है, व्याकरण का ज्ञान होता है, और उसके बाद मनु का धर्मशास्त्र, उसके बाद चाणक्य का आपका शास्त्र, पुराण, वेद, और उसके बाद आप पूरा जो तत्व और मीमांसा और इन सब का अध्ययन करें तो पूरा उम्र उस अध्ययन के अंतर्गत निकल जाती है। बहुत मुश्किल काम है, और जब बच्चे जो पढ़ने को आतुर ही नहीं है, जो शिक्षा ग्रहण करने को तैयार नहीं है, उन्हें इन सब की स्थिति पे कैसे शिक्षा दी जाए, तब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कोई एक ऐसा ग्रंथ हो जिसमें इन सभी चीजों का हम लोग समावेश कर सकें, जिसके अंतर्गत आपको व्याकरण का भी ज्ञान हो जाए, जिसके अंतर्गत आपको धर्म का भी ज्ञान हो जाए, जिसके अंतर्गत आपको नीति चाणक्य का भी ज्ञान हो जाए, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान हो जाए, और ये सभी चीजों का ज्ञान एक ऐसा समग्र रूप से कोई ऐसी चीज हो जिसके आधार पर, एक ऐसा ग्रंथ हो जिसके आधार पर इन सब चीजों को समझा जा सके, जिसमें दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति, संगीत, खगोल विज्ञान, मानव संबंध आदि सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हो। और इसी उद्देश्य को लेकर पंचतंत्र की रचना की गई। जब वह विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, विष्णु शर्मा ने कहा कि आपको मैं एक नया ग्रंथ लिखता हूं, और 6 माह की अवधि के अंदर आपको मैं इसकी ज्ञान कराने का प्रयास करूंगा, और उसके लिए मैं उस पूरे उन्होंने ग्रंथ की रचना की, जिसके आधार पर उन्होंने सारी चीजों को उसके अंतर्गत प्रस्तुत किया। यह मूलतः वह ग्रंथ है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि दूसरों की प्रति अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए, विश्वसनीय और भरोसेमंद दोस्तों का चयन कैसे किया जाए। 5 तंत्र की कहानियां हैं। चातुर्य और ज्ञान के माध्यम से कठिनाइयों और समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, और जीवन में जहां हर समय आपको कहीं ना कहीं, हम लोग वास्तविक जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं जहां पर हमेशा कहीं धोखा होता है, कहीं पाखंड होता है, या कोई कुछ और प्रकार की कठिनाइयां हम सब लोगों के सम्मुख आती है, तो उसमें शांति और सद्भाव के साथ हम कैसे जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए यह एक ग्रंथ बनाया गया। और इसमें उन्होंने ये प्रयास किया कि किस प्रकार 3 युवा राजकुमारों को यह ज्ञान दिया जाए, और उस ज्ञान के लिए इस ग्रंथ के माध्यम से
उनको किस प्रकार के ज्ञान उनके अंतर्गत दिया जाए ताकि वे कम समय में अधिकतम ज्ञान अर्जित करके कुशल प्रशासक और कुशल राजा का दायित्व निर्वहन कर सके। लेकिन यह केवल उन राजकुमारों के लिए ही नहीं है, यह पुस्तक हम सभी के लिए है, लाखों पाठक और श्रोताओं के लिए है, जो इनके माध्यम से अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं या जिसके माध्यम से अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान लाना चाहते हैं। यह वास्तव में देखिए, जहां पर हम लोग अधिकांश भारतीय धर्मशास्त्रों की जब व्याख्या करते हैं तो यह वास्तव में बाकी सभी धर्मशास्त्र या बाकी सभी जो ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, मनीषा के जो ग्रंथ हैं, वे सामान्यतः हमारे धर्म और हमारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर बहुत अधिक फोकस करते हैं, मूल्य सिद्धांतों के ऊपर बहुत अधिक फोकस करते हैं। लेकिन पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो नीति के ऊपर महत्ता देता है। यह इस नीति के भी हमारे यहाँ ग्रंथ है, जैसे शुक्र नीति है, जैसे चाणक्य नीति है, और भी इसी प्रकार की विदुर नीति है, कई नीति है। उसी के तहत आपका जो पंचतंत्र है यह भी एक नीति का विज्ञान है, नीति का ग्रंथ है। और यह नीति का ग्रंथ क्या कहता है? उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। यह बहुत अधिक आदर्शवाद की स्थिति की व्याख्या नहीं करता कि उस आदर्शवाद के अंतर्गत कैसा जिया जाए। यह उस व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है, उस सामान्य ज्ञान की बात करता है जिसके आधार पर कठिन परिस्थितियों में निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसके आधार पर जीवन को व्यवस्थित ढंग से बिताया जा सकता है। तो यह एक व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है, न कि उन आदर्श और उस प्रकार के मूल्यों की बात करता है जो व्यवहार में के धरातल पर कई बार जिन्हें उतारना अत्यधिक मुश्किल होता है या अत्यधिक कठिनाई वाला कार्य होता है। तो यह एक व्यवहारिक ज्ञान है और यह एक नीति है, जिस नीति के आधार पर हम लोग काल और स्थान के आधार पर, समय और स्थान के आधार पर हम महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। यह हमें वह प्रबुद्धि प्रदान करता है, वह चातुर्य प्रदान करता है जिसके आधार पर हम समय और स्थान के आधार पर डिसीजन मेकिंग कर सकें, व्यवहारिक आधार पर डिसीजन मेकिंग कर सकें। और इस आधार पर यह नीति का एक शास्त्र है और इसका उद्देश्य उस नीति को प्रचारित और प्रसारित करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यह मुख्यतः आपको अर्थ की शिक्षा देता है कि वास्तविक जीवन में जब आप जीवन के अंतर्गत इसमें कार्य करें तो किस प्रकार इसको आप अपने जीवन में प्रयुक्त करें। और फ्रैंकलिन ने इसके संदर्भ में कहा है, दिस इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्थ, वर्ल्डली विजडम, एक सामान्य जो हमारा ज्ञान है उसकी बात करता है। और नीति और पॉलिटी which the Hindus regard as one of the three objectives of human desire, the other things being dharma, religion or morally proper conduct, and karma, on kama, love. The so-called morals of the story glorify spiritual and practical wisdom in the affairs of life and especially of politics of government. राज को चलाने के लिए और दैनिक जीवन में आप किस प्रकार प्रैक्टिकल नॉलेज को काम में लाएं, किस प्रकार अपने व्यवहारिक ज्ञान को काम में लाएं, किस प्रकार अपने चातुर्य को काम में लाएं, यह इसके ऊपर एम्फेसिस करता है। पंचतंत्र की कहानियों में जितनी भी आप कहानियां पढ़ेंगे, कहीं भी विद्वता के ऊपर, अत्यधिक विद्वता के ऊपर, इसमें हमेशा उसका खंडन किया गया और कहा है कि केवल किताबी ज्ञान और बहुत अधिक विद्वता आपको किसी प्रकार का हल नहीं दे सकती। आपने पढ़ा होगा 5-7 पंडित एक बार साथ जा रहे हैं, हड्डियां हैं और उसके हड्डियों का ढेर पड़ा है और उसके अंदर सब लोग कहते हैं हमें बहुत ज्ञान है और हम इसके अंतर्गत ज्ञान के आधार पर इसमें प्राण फूंक सकते हैं। एक पंडित कहता है ऐसा नहीं करिए, बाकी सब उसे कहते हैं अरे तुम में इतना ज्ञान नहीं है, तुमको इतना कुछ आता नहीं है, तुमने कुछ अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं की, हमने हमारी शिक्षा को यहाँ पर किस प्रकार लागू करें हमें देखना है। वह अकेला पंडित पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, बाकी सब उसमें प्राण फूंकते हैं। वो सिंह का एक जो हड्डियों का आप कह सकते हैं कि ढांचा था और उसके आधार पर उसमें प्राण आ जाते हैं और वो सभी पंडितों को खा जाता है। तो यह जो पूरा है, मूर्ख व्यक्ति और पंडित हो लेकिन वह मूर्ख हो तो वह सही जीवन, सहज जीवन नहीं चला सकता। सफलता के लिए अच्छा होने के साथ साथ चतुर होना भी आवश्यक है। यह जीवन की एक सच्चाई है। हम लोग यहां पर कहते हैं कि कई अच्छी चीजें जो होती हैं, अच्छी चीजें की भी अधिकता, अच्छा और बुरा, इसके बीच बहुत ही एक झीनी रेखा है, बहुत ही एक महीन रेखा है। अगर अच्छापन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह बुराई की ओर मुड़ जाता है। अगर कोई बहुत सीधा है, भोला है, तो हम कहते हैं ये तो मूर्ख है ना, ये तो गंवार है।
अच्छाई भी। इसीलिए शायद संस्कृत का यह श्लोक, मुझे ध्यान नहीं कि मैं सही ढंग से उद्धृत कर रहा हूं या नहीं, कि उसमें कहा गया है कि अतिमान हतो लंका अति दर्प च कौरव। अतिमान ने लंका को खत्म कराया, अति दर्प ने कौरवों को खत्म किया। अति दान है बलिबद्ध है, अति दान के कारण बलि को भी बंधना पड़ा। दान एक अच्छा गुण है, लेकिन अति कोई भी चीज हो जाती है तो वह अच्छाई नहीं, वह बहुत झीनी रेखा है अच्छाई और बुराई के बीच में, है ना। बहुत ज्यादा अगर कोई चीज की अति हो जाती है, अच्छाई भी बहुत अधिक हो जाती है, तो वह आपके जीवन में नकारात्मक चीज लेकर आती है और उस आधार पर वह बुराई में तब्दील हो जाती है। और उसमें कहा अति दान है बलिबद्ध, अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज जो है कि जीवन में मूर्ख होना और अच्छा होना यह नहीं, सही नहीं है। आप अच्छे हो, लेकिन उसके साथ साथ चतुरता जो है वो बहुत आवश्यक है। जब तक आप चतुर नहीं होंगे तब तक वह अच्छाई को आप उपयोग में नहीं ला पाएंगे। और लोगों के बीच छिपे सियार, इसमें बहुत ज्यादा सियार का इस्तेमाल कहा गया है, बहुत ज्यादा इसमें कहानियों का एक मेटाफोर के रूप में, एक रूपक के रूप में सियार, इस पूरी आप अगर पंचतंत्र में देखें तो श्रृगाल आपको जगह जगह उसका उदाहरण मिलेगा, क्योंकि हमारा पूरा मानव जीवन इसी तरह का है। हम सब लोगों में अच्छाइयां और बुराइयां हैं और कई मानव रूपी सियार हमारे समाज के अंदर हैं। यदि उन सब से बचते हुए यदि आपको कार्य करना है, श्रेष्ठ कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको उन्हें पहचानना होगा। वह आपके पास सामान्य ज्ञान, वह आपके पास बुद्धि होना आवश्यक है। केवल अच्छा होना, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। और इस आधार पर वह कहता है कि एक ही समय में यह इंगित करता है कि कोई, लेकिन साथ में यह भी कहता है, यहां पर हम कई बार वेस्टर्न फिलॉसफी से अलग हो जाते हैं। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में देखें और आधुनिक जो मॉडर्न, जो हमारी सोसाइटी और मॉडर्न स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा थिंकर हमें वेस्ट में कोई दिखाई देता है तो वह है मैकियावेली। और मैकियावेली के लिए कहा जाता है कि वह अपने युग का शिशु है, वह पुनर्जागरण का शिशु है, क्योंकि पुनर्जागरण ने सारी चीजों की अवधारणा बदल दी। उसने धर्म की जगह व्यक्ति को महत्व दिया। मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स, दिस वाज द स्लोगन ऑफ रिनासा। और उसका उसी कोख से जन्म लिया हुआ मैकियावेली जो राज्य को महत्वपूर्ण बताता है, वो कहता है राजा को लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए और सिंह जैसा ताकतवर होना चाहिए। और इस आधार पर वह धर्म से भी ऊपर राजा की प्रतिष्ठा करता है। लेकिन वहां पर जो उसका महत्वपूर्ण विचार है, वह विचार वो कहता है एंड जस्टिफाई द मीन्स। अगर आपका अंत सही है तो आप कोई भी रास्ता अख्तियार करें, वह सही है। लेकिन भारतीय मनीषा के अंतर्गत इस तरीके की बात नहीं है। यद्यपि हम लोग चतुर की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ वैल्यूज और उसके साथ धर्म की हम लोग कहीं ना कहीं उसमें बाउंड्री, कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम लिमिटेशंस को भी लगाते हैं। और उन लिमिटेशंस को आप इस पंचतंत्र के अंतर्गत देख सकते हैं। पहली ही कथा है जिसके अंतर्गत बैल और राजा के बीच, सिंह के बीच में बैर कराता है सियार, लेकिन उसके बाद में राजा को जो सिंह है उसे पश्चाताप होता है कि उसने अपने गलत दरबारी के उसमें बहकावे में आकर अपने मित्र को उसने मार दिया, उस बैल का उसने हत्या कर दी। और इसके आधार पर यह, यद्यपि सियार को उसके आधार पे वह कंटिन्यू रखता है अपने दरबार के अंदर, उसमें यह नहीं आता। कई कथाओं के अंदर, कई जगह इसके अंदर वर्जन में चेंज किया गया है, जहां यह माना गया है कि सियार को जो है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसको हम लोग अगेन मॉरल वैल्यूज को हम लोग उसके ऊपर एम्फेसिस करना चाहते हैं, हावी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत यह है कि यह माना गया कि उसके अंदर सियार का कृत्य था जो गलत कृत्य था, और राजा को इसकी अनुभूति होती है और वह यह मानता है कि सियार से ज्यादा यह गलती है कि मैंने गलत अपने दरबारी के विचारों में आकर मैंने ये कृत्य किया। तो कहीं ना कहीं हम धर्म के आधार पर भी उसमें एक लिमिटेशंस लगाते हैं। और यह इस बात को भी इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल और सुखी नहीं हो सकता अगर वह ईमानदार और सच्चा ना हो। तो उसके साथ साथ चतुरता भी आवश्यक है, व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है, लोगों को परखने की क्षमता भी आवश्यक है। हम यहां पर मैकियावेली की उस चीज के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते जो कहता है कि एंड जस्टिफाई द मीन्स। आपका अंत ठीक है तो आप कोई भी रास्ता अख्तियार करें। अगर आपके लिए आपका उद्देश्य अगर महान है तो आप कोई भी रास्ता अख्तियार करें, वह सही है। इसीलिए हमारे दर्शन का प्रभाव आगे जाकर गांधी जी तक भी आता है। उन्होंने कहा कि पवित्र साधन के साध्य के लिए पवित्र साधन अनिवार्य है। ये उसी हमारी मनीषा का देन है कि हम वहां पर आकर कहते हैं कि यदि हमारा साध्य पवित्र है तो हमारा साधन भी उसके लिए पवित्र होना चाहिए। हम कोई भी साधन को अपना के अपने एंड को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यह पर ये चीजों का है बुद्धि चातुर्य और
गहन सामान्य ज्ञान के मिश्रण को यह व्यक्त करता है। मैं इसे पहले ही अभिव्यक्त कर चुका हूं। तो यह है संचार का उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर पंचतंत्र को लिखा गया है, जिस उद्देश्य के कारण पंचतंत्र की रचना की गई है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण जो मैंने बिंदु बताया था वह है संचार की रूपरेखा। संचार के लिए किस तरीके की आउटलाइनिंग, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, वह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके आधार पर हम प्रभावी संचार को का मेजरमेंट करते हैं या उसका हम मापन करने का प्रयास करते हैं। और इस आधार पर हम लोग देखने की प्रयास करते हैं कि पंचतंत्र किस रूप में हमारे सामने आता है। पंचतंत्र के अंतर्गत जिस संचार की जिस विधा को प्रयोग में लिया गया है वह है कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। जो हमारे यहां बहुत प्राचीन काल से स्टोरी टेलिंग, और क्योंकि भारतीय पूरी मनीषा जो थी, जो भारतीय पूरा ज्ञान और भारतीय पूरा दर्शन जो है वो श्रुति के ऊपर आधारित है। और हमारे यहां पर सामान्यतः जो अध्ययन का तरीका है, जो इतिहास को जानने का तरीका है, जो अपनी संस्कृति को जानने का तरीका है, जो माइथोलॉजी को जानने का तरीका है, वह श्रुति के माध्यम से है, वह हमारे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। और यहां पर भी उन्होंने जिस महत्वपूर्ण विधा को यहां पर अपने कार्य में लिया, जिसके आधार पर इन उद्देश्यों को संचारित किया जाए, उन उद्देश्यों को पहुंचाया जाए, और उसके लिए उन्होंने कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग आर्ट को अपने इसके अंतर्गत शामिल किया। भारतीय परंपरा के अंतर्गत आख्यान जो भी हैं, नरेटिव जो भी भारतीय परंपरा के अंतर्गत हैं, उन सब में आख्यान एक महत्वपूर्ण चीज है जो ज्ञान का गठन भी करता है, ज्ञान का सृजन भी करता है और साथ ही ज्ञान के संचरण का कार्य भी करता है। आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को आगे बढ़ाता भी है। और इस आधार पर यह एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में भारतीय मनीषा और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शामिल है। और यहां साहित्य, इसके आधार पर जो कुछ भी साहित्य लिखा गया है वह एक अंत नहीं है बल्कि एक बड़े अंत का वाहक है। अर्थात हम उसको संचारित करके किस प्रकार लोगों में उस ज्ञान के आधार पर एक नई अनुभूति पैदा करें, यह उसका एक माध्यम है। और लोगों के मध्य कहानियों का प्रसार इस बात का प्रमाण है कि मौखिक परंपरा भारत में बहुत ही ट्रेडिशनल, एक ओरल ट्रेडिशन हमारे यहाँ पर बहुत ही मजबूत ओरल ट्रेडिशन रहा है। और यह भी उसी बात की व्याख्या करता है। आख्यानों में लोक कथाओं के तत्व हैं, कहावतें वगैरह, उन सबको शामिल किया जाता है और यह स्वयं भी लोक कथाओं के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती हैं। ये टेल्स और ये जो आख्यान है, इनमें लोक कथाओं के कई तत्वों को सम्मिलित किया जाता है और ये स्वयं भी इसके इसीलिए अनेक संस्करण, अनेक वर्जन, अनेक भाषाओं के अनुसार, उनके अपने परिवेश के अनुसार, उनके अपने स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय पर्यावरण के अनुसार उसके अंतर्गत रद्दोबदल करके वो वहां की एक संस्कृति का, एक लोक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। और इस आधार पर ये कथाएं समाज के अंतर्गत विभिन्न हिस्सों में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को, लैंग्वेज बाउंड्रीज को और कल्चरल बाउंड्रीज को तोड़ते हुए पूरे परिवेश के अंदर फैल जाती है। और इसका प्रभाव आप देख सकते हैं, आगे भी हम देखेंगे कि किस प्रकार पंचतंत्र सबसे ज्यादा एक शक्तिशाली एक माध्यम। आख्यानों के अंतर्गत अगर हम रामायण और महाभारत को छोड़ दें तो किसी भी ग्रंथ का जिसका भारत में अंतर्गत सर्वाधिक लोक साहित्य से लेकर, लोक जीवन से लेकर पूरे हमारे मनीषा के ऊपर उसका प्रभाव आप देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं पर, विभिन्न ज्योग्राफिकल एरिया में, तो आप देखेंगे कि वह पंचतंत्र ही है। इसकी कहानियां आपको हर जगह, हर स्वरूप के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो यह उसमें लोक कथाओं के अंतर्गत समाहित हो जाता है और इसलिए स्टोरी टेलिंग एक महत्वपूर्ण विधा है, एक महत्वपूर्ण जरिया है। लगभग सभी ग्रंथ, जो भी ग्रंथ हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण हैं, उनमें से महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र और नाट्यशास्त्र के हिस्सों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और ये माना गया कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथ जो आप हैं उन्हें पढ़ने के लिए आपको बहुत अधिक समय की आवश्यकता है, उनको पढ़ने के लिए बहुत अधिक आपको ज्ञान की आवश्यकता है। उसमें शुरू में ही कहा गया है कि जिस प्रकार बगुला आपका जब वो लेता है तो आपका जो पानी को अलग कर देता है, दूध से पानी को अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार यह शास्त्र जो है आपको ये अनेक विधाओं में से केवल उनके सार तत्व को आपके सामने प्रस्तुत करता है। और उस प्रकार जो बुनियादी ज्ञान है, उस बुनियादी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और उसको यह पंचतंत्र के ही एक श्लोक का हिंदीकरण है कि राजकुमारों ने इन पांचों विधाओं के माध्यम से निबंधों को निर्धारित अवधि में समझ लिया और सांसारिक मामलों में असाधारण रूप से होशियार होने के साथ साथ एक राज्य की राजनीति चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया। तब से पंचतंत्र को शास्त्र, उपनिषद और पुराणों में निहित गहन ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में माना जाता है। और उन्होंने कहा जो इसका ज्ञान कर लेता है उसे देव इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। ये श्लोक के साथ ही फिर कथानक शुरू होता है। तो
तो ये एक महत्वपूर्ण चीज इसके अंतर्गत कही गई है। आपको लगेगा कि किस तरह इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र हैं उनका किस प्रकार इसके अंतर्गत सार या उनको किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। तो यहां मैं 3 उदाहरण केवल उसके आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप पंचतंत्र पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण उसके अंतर्गत मिल जाएंगे। सबसे पहला है रासप श्रृगाल कथा, जिसके अंतर्गत एक गधा और एक सियार की कहानी है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि गधा बहुत अपने घाट पर धोबी के पास बंधा हुआ और वहां पर कुछ अन्न ग्रहण कर रहा था, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो सियार कहता है कि बगल के खेत के अंदर बहुत अधिक ककड़ियां हैं और वहां पर अच्छा भोजन है, चलो तुम्हारे साथ मिलकर वहां पर, और हम लोग वहां मजे से उसको खाते हैं और भोजन करते हैं और उससे तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे, तुम्हारी ये दयनीय स्थिति भी ठीक हो जाएगी। दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, रात्रि में जाकर वहां पर खाते हैं बड़े मजे से ककड़ी वगैरह और बड़ा आनंद से समय व्यतीत होता है। एक दिन गधे को इच्छा होती है कि बस संगीत, बड़ी बढ़िया चांदनी रात है, इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना मैं अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करूं और संगीत को प्रस्तुत करूं। लेकिन वहां पर यद्यपि उसके अंतर्गत कहानी का मोरल ये है कि आपको मित्रों की सलाह माननी चाहिए, लेकिन उसके अंतर्गत जब वह उसे रोकता है, श्रृगाल कहता है कि अगर आपने अपना गीत गाया और कुछ किया तो जो चौकीदार है वो जाग जाएगा और उसे पता लग जाएगा कि हम चोरी कर रहे हैं। तब वह नाट्य शास्त्र और संगीत की महत्वपूर्ण बातों को इंगित करते हुए बोलता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे संगीत नहीं आता। अरे स्वरों में 7 भेद होते हैं, ये श्लोक है जिसका मैं हिंदीकरण करके बता रहा हूं। स्वरों में 7 भेद होते हैं, इनके 3 समूह होते हैं जिनको ग्राम कहते हैं। संगीत में 21 मूर्छनाएं होती हैं, 49 ताल होते हैं। स्वरों की 3 भाषाएं होती हैं और 3 ही लय होती है। स्वरों के 3 उद्गम स्थल होते हैं। यति के भी 3 भेद कहे गए हैं। अस्य आरंभ 6 प्रकार के होते हैं। रसों की संख्या 9 है। रागों के 36 भेद हैं और भावों के 40 भेद हैं। ये पूरी व्याख्या श्लोक के माध्यम से गर्दभ के मुंह से कहाई गई है। पूरे जो शास्त्र का जो सार है उसको इन्होंने कि कितने भेद हैं, क्या चीज है, ये उसके अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया। आपको पूरा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां से उन चीजों के सार को जान सकते हैं, उनके बारे में एक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और ये इस पूरी इसमें मैं, चूंकि मैंने कहा मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं, उसमें मैंने कोशिश भी नहीं की कि मैं श्लोक लिखूं, क्योंकि अगर मैं उसका उच्चारण सही नहीं कर सकूं तो वह बड़ी एक तरीके की हास्यास्पद स्थिति हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई स्थिति पैदा करूं मैं। लेकिन मैंने चूंकि किताब के माध्यम से उसके अंतर्गत ये पूरा मुझे मेरे छात्र ने लाकर दी और जब आपने कहा तो मैंने इस किताब पुस्तक को मंगवाया और उसके बाद इसका अध्ययन प्रारंभ किया। और इसके अंतर्गत मेरे ख्याल में 5वें जो शास्त्र जो है कथा है उसके अंतर्गत ये कहानी है रासप श्रृगाल कथा है ना, इसमें 57 पेज में, और उसके अंतर्गत इस पे पूरे श्लोक के माध्यम से इसका वर्णन किया गया, जिसका इसी किताब से मैंने ये हिंदी तर्जुमा इसके अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक इसी तरीके से हिरण्यवृतान दूसरे आपका जो पूरा जो तंत्र है उसके अंतर्गत इसी तरीके की बात कही गई है और उसमें पाणिनि और जैमिनी और मीमांसा सूत्र के महत्वपूर्ण जो गूढ़ बातें हैं उसको उसके अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और तीसरा जो आपका है तृतीय तंत्र के अंदर पूरा बौद्ध दर्शन आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया, ये पुनः हिंदी का मैंने एक ही इसके ऊपर लिखना उचित समझा कि ओह यह संसार निरापद है, जीवन अल्पकालिक है, रिश्तेदारों की निकटता और प्रिय लोगों की खुशी एक सपने की तरह है, परिवार का रखरखाव एक भव्य जादू शो का हिस्सा है। जादू शो के अलावा मुझे और कोई वर्ड नहीं मिला, मैजिक वर्ड, तो मुझे उसका हिंदी के अंदर मुझे लगा कि यही जादू शो हो। इसीलिए धर्म के अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है, शरीर नश्वर है, धन हमेशा नहीं रहेगा, चारों और मौत के साथ घूमता है, इसीलिए व्यक्ति को अपने आप को धर्म से समृद्ध करना चाहिए। यदि आप बौद्ध दर्शन, मैं बहुत अधिक ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जितना भी मैंने इस दौरान अलग विभिन्न लेख पढ़े और उनके माध्यम से जानने का प्रयास किया, बौद्ध दर्शन के अंदर इसी बात के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो जीवन है वो एक इल्यूजन है, उसमें इल्यूजन है और वह एक तरीके से मृग मरीचिका के समान है। इसके ऊपर और धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो पूरे जीवन को इसके आधार पर और बड़ा ही क्षणिक है, इस चीज के ऊपर वे बहुत अधिक जोर देते हैं। और ये पूरा जो दर्शन का जो सार है, बौद्ध दर्शन का सार, यदि आप इस एक
श्लोक के अंतर्गत या उसके श्लोक मैंने नहीं लिख पाया, उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो इसमें उसे जाना जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो क्रक्स है, जो महत्वपूर्ण उसका विचार है, उस विचार को अवगत कराने के लिए और उसे एक कहानी का माध्यम देकर उस कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह इसमें संचार की जो रूपरेखा है वह महत्वपूर्ण रूपरेखा है। और इसके लिए मैंने एक और मॉडल की स्टडी करने की कोशिश की, जानने का प्रयास किया कि कैसे स्टोरी टेलिंग किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों हमें इतना आकर्षित करती है, क्यों हमें सीरियस, इवन जब क्लासरूम टीचिंग भी होती है तो मैं कई बार जब स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन और ये सब पढ़ाता था, आजकल तो नहीं पढ़ाता, हमारे यहाँ अध्यापक बहुत हो गए हैं तो दूसरे लोग वो सभी कोर्स लेते हैं, लेकिन जब मैं स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन की बात करता था तो 2-3 चीजों पर बहुत जोर देता था। एक तो ये था कि कभी अपने आप को रोकिए नहीं, हाथ को भी चलने दीजिए, मुंह को भी चलने दीजिए, पूरा आपका शरीर बोलना चाहिए, सब कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि वह सब महत्वपूर्ण सब चीजों को संचारित करते हैं, आवाज की टोन वगैरह सारी चीज। और उसके साथ यदि आप अपने संचार के अंतर्गत अपनी पर्सनल टच दे दें, और पर्सनल टच क्या है, कहानी। एक बार मैं वहां जा रहा था, एक समय ऐसा हुआ, आप क्लासरूम में आइए, 2-3 तरीके हैं, या तो कोई स्टोरी नरेट करिए, या आप सीधा कोई प्रश्न पूछ लीजिए उनके साथ में, है ना, या कोई एक ऐसी ह्यूमर वाली बात एकदम तुरंत बोल दीजिए, सारा क्लास का ध्यान एकदम आपकी उस बात के ऊपर एकत्रित हो जाएगा। और एक बार आपने अटेंशन ग्रैब कर लिया, फिर आप विजेता हैं, फिर आप 1 घंटे 1.5 घंटे आराम से अपना लेक्चर दीजिए, कहीं कोई इधर उधर होने का सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं उठता, है ना। सो स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी विधा है जिसके आधार पर हम लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हैं। और ये चीज विधा आप आज भी यूज में लाते हैं, आज भी प्रयोग में लाते हैं, है ना, ये विधा आज भी प्रयोग में लाई जाती है। इंटरनेट के ऊपर अधिकांश राइटिंग जो है, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड राइटिंग फॉर नेट डिफरेंट है। नेट के ऊपर जब लिखा जाता है तो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं, क्योंकि उसमें आपके अटेंशन को, और जितना ज्यादा समय आप नेट पर देंगे, जितना ज्यादा समय किसी वेबसाइट पर देंगे, उतना ही उसको विज्ञापन मिलेगा, उतना ही उसके ऊपर उसको धन की प्राप्ति होगी। तो आपके अटेंशन को ज्यादा से ज्यादा रोके रखने के लिए वो हमेशा लेखन उनका जो होता है वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंतर्गत किया जाता है। तो ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से हमारे मस्तिष्क के ऊपर असर डालती है, तो इसके असर को डालने के लिए ये पूरा अध्ययन है, और उसके आधार पर ये बताया गया है कि ये 4 तरीके से मस्तिष्क को प्रभावित करती है। पहली बात है जिसे हम कहते हैं न्यूरल कपलिंग। न्यूरल कपलिंग क्या है? ए स्टोरी एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट अलाउज द स्टोरी इन देयर ओन आइडियाज। हम जब स्टोरी सुनते हैं तो हम लोग केवल पैसिव नहीं होते हैं, हमारा मस्तिष्क भी एक्टिव होता है, वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है। हम अपने आइडियाज के आधार पर उसे विजुअलाइज करते हैं, उसके ऊपर अपने आइडियाज के आधार पर उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है। आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस थैंक्स टू कांसेप्ट कॉल्ड न्यूरल कपलिंग, है ना, जिसके आधार पर आपका माइंड एक्टिव होकर उसके ऊपर अपने आइडियाज और अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसे समझने की कोशिश करता है। सही। दूसरा है वो है डोपामाइन। ये कहते हैं कि जब ब्रेन किसी चीज के ऊपर इमोशनली किसी चीज के साथ चार्ज हो जाता है, किसी इवेंट के साथ, तो एक केमिकल लोचा होता है ना, एक केमिकल आपका जो स्राव हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत होता है, जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के शब्दों में अगर हम कहें कि वो केमिकल लोचा वाला शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं सामान्य स्लैंग भाषा में, तो वह हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत भी एक इसी प्रकार के केमिकल का स्राव होता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। और यह हमारी रिमेंबर रखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है ब्रेन की। ब्रेन उस चीज को ज्यादा समय तक याद रखता है, ज्यादा समय तक हम उस चीज को हमारे मस्तिष्क में ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ उसे मस्तिष्क में रिमेंबर कर पाते हैं। तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो है मिररिंग, और वो कहता है कि लिसनर्स विल नॉट ओनली एक्सपीरियंस द सिमिलर ब्रेन एक्टिविटी टू ईच अदर बट आल्सो शेयर द सेम एक्टिविटी विद द स्पीकर। हमारे ये उसमें कहा जाता है, राजस्थानी में एक कहावत है कि फौज में नगाड़ो और कहानी में और बात में, वहां पर बात कहा जाता है। कहानी के लिए जो शब्द राजस्थानी में यूज किया जाता है वो है बात। इसीलिए आपके जो विजय दान देथा की किताब है उसका नाम है बातारी फुलवारी। वो भी वहां की जो लोक कथाएं हैं उनका एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन के आधार पर वो लोक कथाओं को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको बात कहा जाता है। तो फौज में नगाड़ो और बात में हुंकारो,
आप कहानी सुनिए, घर पर जाते हैं, दादा दादी और कोई भी कहे, अगर आप हाँ नहीं बोलेंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। Isn't it? है ना? और नगाड़ा जब बजता है तब जोश आता है। अभी होता है जब भी, अभी कभी सरस्वती पूजन और कभी कुछ भी, कल भी जब हो रहा था पूजन वगैरह और सब वो जा रहे थे, नगाड़ा बजते ही सब लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, चाहे वो फौज हो और चाहे वो गीत संगीत हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो फौज में नगाड़ा, उसके आधार पर आप में एकदम उत्साह और ये सारी चीज आती है, और बात में हुंकारा भरना बहुत जरूरी है। आप उसके साथ जो बोल रहा है, जो कथा कह रहा है, उस कथा के साथ हुंकारा देने का अर्थ है कि आप उसके साथ एक मानसिक तारतम्यता बिठा रहे हैं, और उस मानसिक तारतम्यता के आधार पर आप एक धरातल पर आकर, जैसे मैंने कहा, सहृदय हो गए हैं और साधारीकरण स्टार्ट हो गया है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण विधा है। तो इस आधार पर यह एक मिररिंग के माध्यम से यह महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जो है एक चौथी चीज है, वह है कॉर्टेक्स एक्टिविटी। व्हेन प्रोसेसिंग फैक्ट्स, 2 areas of brain are activated। ब्रेन के 2 एरिया एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन जब हम स्टोरी टेलिंग में आते हैं तो ये और भी कई जो एरियाज हैं उन्हें भी एंगेज करता है। उसमें है मोटर कॉर्टेक्स, सेंसर कॉर्टेक्स एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, इन सबको भी वो इसके आधार पर एक्टिवेट करता है। और हमारी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, जो स्वीकार करने की चीज है, जो रिमेंबरिंग कैपेसिटी है, वो इस आधार पर बढ़ जाती है। तो स्टोरी टेलिंग is an effective medium to communicate, और पंचतंत्र में उसी स्टोरी टेलिंग का सहारा लिया गया है, जिसमें कहानियों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से हम अपनी बात को, अपनी चीज को, जो भी उद्देश्य है हमारा, जिस उद्देश्य से संचार प्रारंभ किया है, उस उद्देश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अगली चीज जो है वह है निष्पादन। कैसे उसे प्रयोग में लाया जाता है, कैसे उसे प्रयुक्त किया जाता है। अब यहां पर जो बात आती है, स्टोरी टेलिंग तो आई, लेकिन स्टोरी टेलिंग में भी कौन सा जॉनरा है, कहानी के लिए उन्होंने किस जॉनरा को चुना है, किस रूपरेखा का निष्पादन कैसे किया है। उसको कहानी टेलिंग तो प्लानिंग हो गई जिसके आधार पर उस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किस वृत्ति का सहारा लिया है, किस जॉनरा का सहारा लिया है, और उसमें आते हैं हमारे दंत कथाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग एनिमल्स के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। ज्यादातर ये वेस्ट में भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन वेस्ट के अंदर भी कहा है कि ये पूरा भारत से गया है। बड़े बड़े जो दार्शनिक और जो विचारक हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, जो ईसप जो फेबल्स हैं, उनकी भी व्याख्या करते हुए कहा है कि उसमें काफी कुछ स्टोरी पंचतंत्र से प्रभावित है। अरेबियन नाइट्स, काफी कुछ स्टोरी पंचतंत्र के माध्यम से प्रभावित हैं, और उन सब के ऊपर पंचतंत्र का प्रभाव है। और ये पूरा ईस्ट से वेस्ट में गया है, पूरा हमारे यहां से वेस्ट के अंतर्गत पहुंचा है। और इसको अभिव्यक्त करने के लिए इसके अंतर्गत एक कल्पित कथा का सहारा लिया जाता है, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य निर्जीव वस्तुओं को मानव जैसे गुणों के साथ बताया जाता है, जो बोलते हैं, जो हंसते हैं, जिनमें इमोशन है, जिनमें दिमाग है, जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें, और उसके आधार पर उपदेशात्मक कहानियों को कहा गया है। तो निष्पादन जो है वो है फेबल्स के माध्यम से। कहानी वो एक तरीका है, एक नियोजन है, और जिसके अंतर्गत इन्होंने जानवरों के और पशु पक्षियों के आधार पर नीति कथाओं में जो भी नीति कथाएं इस तरीके की है, फेबल्स जो हैं, उसमें प्राय 2 प्रकार के मानवेतर लोगों को शामिल किया जाता है, जीवों को शामिल किया जाता है। एक सजीव प्राणी तथा अचेतन पदार्थ। पंचतंत्र में भी ये 2 प्रकार के पात्र देखे जा सकते हैं। पशुओं में बहुत सारे सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, शशक, वृषभ, गधा आदि। पक्षियों में काक, उल्लू, कपोत, मयूर, चटक, शुक आदि, तथा इतर प्राणियों में सर्प, नकुल, पिपीलिका आदि। इनके अतिरिक्त नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा आदि भी, ये सब भी आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। अचेतन पात्र हैं जिन पर भी मानवीय व्यवहारों का आरोपण, या आरोप नहीं है, आरोपण होना चाहिए, है ना, थोड़ा टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है, आरोपण किया गया है, उनको भी उसी तरीके से मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया गया है। तो उस पूरे कहानी कहने की प्रथा को इन्होंने इस आधार पर एक महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। अब क्यों, क्या कारण है फेबल्स, क्यों जानवरों के माध्यम से यह सब कहा जाता है? आइए इसके बारे में कुछ जानकारी के लिए, क्या चीज है कि ये जिसके कारण इन्होंने इसे चुना और इस कारण ये इतना प्रभावशाली है और आज तक
इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी मेरे ख्याल में और कोई ग्रंथ की हमें जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन पंचतंत्र की कहानियों से एनकाउंटर यहां बैठा हर व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। तो क्या कारण है कि बाकी सब नीति शास्त्र और बाकी सब जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनसे हम इतने बड़े ही अनभिज्ञ हों, लेकिन पंचतंत्र से विज्ञ हैं? क्योंकि इसमें इस चीज का सहारा लिया गया। और ये क्यों प्रभावशाली है, क्यों जंतुओं को लिखाया गया है? लोगों की बजाय यदि हम जानवरों का उपयोग करें तो सामाजिक एवं राजनीतिक आलोचना को सम्मिलित करना आसान हो जाता है। वी बिकम द पॉलिटिकली करेक्ट। हम लोगों को किसी के ऊपर ये नहीं है कि आपने पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये कहा, या कास्ट, क्रीड, जेंडर या किसी और क्लास, इसके आधार पर आपने किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की। जंतुओं के आधार पर जब आप ये करते हैं तो उन सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, सामाजिक जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर आप सीधा हमला कर सकते हैं। उसमें आपको इनमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती। तो सबसे पहली चीज ये है। फिर जानवर मनुष्यों से बहुत अलग दिखते हैं, बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं। सर्कस में जाते हैं बच्चे, बड़े तो कम जाना पसंद करते हैं, लेकिन सर्कस में वो जरूर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह की हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जानवर जो हैं, ये बच्चों के अंतर्गत उनमें बहुत अधिक रुचि रखते हैं। मनुष्य में इतनी उत्सुकता नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास तो सब मनुष्यों से हम घिरे पड़े हैं। तो उनमें वो सब लोग मोर और लेस दे आर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन, तो उनमें इतनी उत्सुकता नहीं है। लेकिन जानवर हमारी उत्सुकता पैदा करते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो व्याघ्र हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का जानवर हो, वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए उनको, फिर जो जंतु हैं जितने भी, वो सेंटिमेंटल नहीं होते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार ऑटोमोशन में उनकी प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, इस समय पर ये किया जाए, वो किया जाए, वो सारी चीजें, लेकिन वहां पर इस तरीके का कोई भी उनमें सेंटिमेंटल जैसी कोई चीज वो होते नहीं है, सेंटिमेंट नहीं होते हैं। इसलिए उनको आप आसानी से उनको उसके अंतर्गत चित्रित किया जा सकता है। उनका ऑटोमोशन है जो उनकी प्रतिक्रिया वो है। चूंकि जानवरों का उपयोग किया जाता है, इसलिए कई विवादास्पद दृष्टियों को आसानी से चित्रित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर आप नहीं टिप्पणी करना चाहते, किसी व्यक्ति को बुरा लगे, किसी समाज को बुरा लगे, किसी प्यारे को बुरा लगे, किसी क्रीड, किसी आप अगर कहें कि रेस, किसी जेंडर, किसी इस आधार पर अगर कोई दुर्विचार, दुर्भावना फैले, तो उससे बचने का तरीका है कि आप जानवरों का उपयोग उसमें कर सकते हैं। जानवर कुछ महत्वपूर्ण मानव चरित्र लक्षणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। ताकत दिखानी है तो सिंह, हम लोग बार बार उसी का दिखाते हैं, है ना। अगर किसी को मूर्ख बताना है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए गधा हम लोग उसके अंतर्गत बता देते हैं उसको। तो ऐसे कई जानवर हैं जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे चारित्रिक लक्षण हैं, उनको प्रतिनिधित्व करने का वह कार्य करता है। टाइम तो है ना सर? थोड़ा सा, थोड़ी देर और, बस 10-15 मिनट में, हाँ 10 मिनट के अंदर इसको करो। जानवरों का उपयोग करके फाबुलिस्ट ने मेटाफिजिकल पदानुक्रम की स्थापना की है, जो 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। एक है वनस्पति जगत, दूसरा है जीव जगत, और तीसरा है मनुष्य जगत। और इसमें चूंकि जो पशु जगत है या जंतु जगत है, वो बीच की लेयर है, और वह इस आधार पर दोनों परतों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, और वह मानव से जो है वह ज्यादा जुड़ा हुआ है। और इस आधार पर जानवरों में बहुत सारी विकसित प्रवृत्तियां भी होती हैं। जैसे कुत्तों के अंदर हम कहें कि घ्राण इंद्रिय बहुत ही पावरफुल होती है, चील में देखने की दृष्टि बहुत ही पावरफुल होती है ना। वो इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करते हैं, और वो इंस्टिंक्ट हमारे लिए किसी न किसी रेफरेंस में, किसी रूपक के रूप में उसका इस्तेमाल करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, है ना। इन्हीं विकसित इंद्रियों के कारण इंसानों को भी कई मायनों में मदद मिलती है, और दैनिक कार्यों के आधार पर हम लोग जानवरों पर बहुत भरोसा करते हैं, और जानवर भी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में एक मजबूत संबंध स्थापित होता है। और अगली चीज जो है वो एक है, हर एक मनुष्य में भी जानवर मौजूद है। इसे नकारात्मक रूप में न लिया जाए, है ना। पशु जब खतरे को महसूस करते हैं तो वहां पर वह, जैसे मैंने आपको कहा, ऑटोमोशन उनका होता है, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर कार्य करते हैं। मनुष्य भी अगर किसी इसी प्रकार की परिस्थितियों में आता है तो वहां पर उसकी सहज वृत्ति जो होती है, सहज प्रतिक्रिया जो होती है, वही सामने आती है। वहां पर कोई पांडित्य या वहां पर कोई ज्ञान या वहां पर बहुत अधिक विषयों का अध्ययन आपकी हेल्प नहीं करता। वहां पर आपकी जो मति है, प्रत्युत्पन्न मति है, और जो आपका जो कॉमन सेंस है, वही आपको हेल्प कर सकता है, व्यवहारिक ज्ञान आपको हेल्प करता है। इसलिए इस मेटाफिजिकल पदानुक्रम में दोनों परतों के बीच एक अजीब तरह की समानता है, और इस आधार पर
सब कुछ सहज ज्ञान पर है, किसी भी प्रकार का बुद्धि का बिल्कुल उपयोग नहीं है। इसलिए इसमें पूरी कहानियों के अंतर्गत इसी प्रकार के जीव जंतुओं का सहारा लिया गया है और उनके आधार पर बात कहने की प्रयास किया गया है। मानवीय कमजोरियों का गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार इसके अंतर्गत जानवरों का एक रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप चित्र प्रदर्शित किया जाता है दंत कहानियों में। अब पूरे जो निष्पादन कैसे है, पूरी कहानी के अंदर 5 भागों के अंतर्गत उनको बांटा गया है। 5 तंत्र हैं अलग अलग। 5 तंत्र के अंतर्गत एक हर तंत्र में हर भाग के अंदर एक मुख्य कहानी है। उस मुख्य कहानी के अंतर्गत कई गौण कहानियां हैं और उस गौण कहानियों के आधार पर उसके अंतर्गत और कहानियां भी कैसी है, जो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कहानी कहने का या दूसरा तरीका है किसी चीज को समझाने का। यदि आप देखें, नचिकेता और यम के बीच संवाद है, उसी के माध्यम से महत्वपूर्ण गूढ़ विषयों की जानकारी दी गई है। कर्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। यहां तक कि हमारी यह जो प्रणाली है ये वेस्ट में भी गई और अरस्तु भी इसी आधार पर बोलता है न्याय क्या है, तो सुकरात और प्लेटो के बीच में संवाद है। और फिर कोई कहता है, मेथोसिस कहता है ये है न्याय, कोई दूसरा व्यक्ति ये कहता है ये न्याय है। उसका खंडन करते हुए प्लेटो कहता है कि नहीं, न्याय ये है, अपनी बात का मंडन, बाकी चीजों का खंडन करते हुए। तो एक संवाद के माध्यम से यहां पर भी इस कहानियों के अंतर्गत भी दो लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, एक दूसरे को कथा, तुम्हारा ये व्यवहार उसके समान है, जब उसके साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ, अगली एक गौण कहानी उसके आधार पर शुरू। और इस तरह से यह एक कथा, जैसे वो आपके रूसी गुड़ियाएं होती हैं, उसमें आप खोलते चले जाइए और उसके बाद उसके अंदर से एक और गुड़िया, उसमें से एक और गुड़िया निकलती चली जाती है। वैसे ही यहाँ पे कहानियों के भी कई लेयर हैं और यह लेयर आज भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं ध्यान है। पुनः मैं इंटरनेट का सहारा लूंगा। आप इंटरनेट पर क्या करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे बीत जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि आप एक चीज पढ़ रहे होते हैं, वहां से हाइपरलिंक करके क्लिक करके दूसरे पर जाते हैं, वहां से फिर हाइपरलिंक करके तीसरे पर जाते हैं, चौथे पर जाते हैं और उस पूरे समुद्र के अंदर खो जाते हैं। ज्ञान के लिए आप एक के बाद एक हाइपरलिंक, वह हाइपरलिंक क्या है, एक कथानक से आपको दूसरे कथानक के अंदर ले जा रहा है। ओके, तो यह इस तरीके की कथा खुलती है और कई परतों के अंतर्गत यह इसका निष्पादन है, जिसके आधार पर इसे समझाया गया है। 5 विभाग, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि 4 जो कहानियां दिखाई गई हैं, जो 5 जो पुस्तकें हैं, उसमें से प्रथम 3 पुस्तकें इनके बारे में, क्योंकि यह एक शोध का विषय हो सकता है, जो मैं चाहता हूं कि आगे जो लोग इसके ऊपर शोध करें, क्योंकि पहली पुस्तक में दिखाया गया है कि राजा अपने सबसे अच्छे भरोसेमंद दोस्त और दरबारी को कैसे खो सकता है अगर वह किसी दरबारी के विश्वासघात के प्रति सतर्क ना हो। और इसको कहा गया है कि एक श्रृगाल और एक 2 सियार और एक सिंह और एक बैल के माध्यम से उस पूरी कहानी को, मुख्य कथा है जिसके माध्यम से अनेक सब स्टोरीज उसके अंतर्गत दी जाती है। दूसरा जो है पुस्तक है कि विवेकपूर्ण मित्रों के गठजोड़ से शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ उसकी रक्षा कैसे कर सकता है ना। और यह एक कबूतर और उसके कथानक के मुख्य कथा के माध्यम से बताया गया है और उसके बाद उसके अंतर्गत कई सब कथाएं जुड़ती चली जाती हैं। तीसरी जो है उसमें है कि एक राजनीतिक चाल भौतिक शक्ति में श्रेष्ठ दुश्मन के खिलाफ सफल अभियान कैसे बना सकती है। ये चाणक्य की पूरी नीति के आधार पर है कि आपका मित्र, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन होगा, उसका जो पड़ोसी होगा वो आपका मित्र होगा, उसका जो पड़ोसी होगा वो आपका दुश्मन होगा। इस तरीके से पूरा एक षड कूटनीति उन्होंने दर्शाई है कि किस तरीके से दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो। और उस नीति के आधार पर उन्होंने इसके अंतर्गत एक कहानी बताई है जिसमें उल्लू और पोओ के बारे में के चर्चा करते हुए उसके अंदर उनमें आग लगाकर और किस तरह से उसमें शिष्टता स्थापित की जाती है, उस प्रमुख कहानी के आधार पर फिर कई कौवों और कईयों की कहानी उसके अंतर्गत चूहों की और उसकी कहानी को जोड़ के इसके अंतर्गत बताया गया है ये। लेकिन ये तीनों में एक मुख्य कहानी है और उसके बाद उसी का विस्तार करते हुए आगे सब कहानी चलती है। लेकिन चौथे और 5वें में ऐसा नहीं है। चौथे के अंतर्गत यद्यपि एक मगर और वानर की कथा को मुख्य कथा बनाया गया है, लेकिन बाकी जो कथाएं हैं वो उस मुख्य कथा के अंदर उस तरह से समाहित नहीं होती जैसी प्रथम 3 के अंदर दृष्टिगोचर होती हैं। और दूसरी चीज जो है वो 5वीं पुस्तक के अंदर तो असंगत कई कथाएं हैं जिसमें कोई मुख्य कथा आपके सामने है ही नहीं और उसके आधार पर जल्दीबाजी में कैसे कोई गलत आप डिसीजन ले लेते हैं, उस हैस्टिक जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय जो है, हसल में लिया गया निर्णय आपके लिए कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसको अलग अलग नेवले की कहानी और कई अलग अलग कहानियों के आधार पर उसके अंदर बताया गया है। तो यह एक शोध का विषय हो सकता है कि क्या पहली
जो 3 कहानियां हैं उनकी फ्रेमिंग अलग है और चौथी और 5वीं का पुस्तक के अंतर्गत की उनकी फ्रेमिंग अलग है। तो क्या यह बाद में जोड़ी गई हैं या क्या यह पूरा, चूंकि हमारे यहाँ एक पूरी परंपरा चलती है जिस परंपरा के अंतर्गत हमारे यहाँ पर यह माना गया है कि ज्ञान इस विश्व के अंतर्गत मौजूद है, हम लोग किसी ज्ञान के रचयिता नहीं हैं, हम उसके केवल इंटरप्रिटेटर हैं, हम केवल उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कभी भी पुस्तक वगैरह में अपना नाम लिखना भारत की प्रथा के अंतर्गत नहीं रहा। इसमें भी केवल विष्णुगुप्त का ये आपका विष्णु शर्मा का केवल एक जगह नाम आता है कि कैसे उनके पास वो गए, राजा अपने उनके पास लेके गए, बाकी ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ये उन्होंने लिखी है। तो क्या ये परंपरा के अंतर्गत लिखा गया है और क्या इसके अंदर समय के साथ साथ इसके अंतर्गत कुछ और कहानियां इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं, तो यह क्या उसका हिस्सा है। और ये एक कोई चीज नहीं है, कल्चर के साथ साथ ये सब चीजें गतिशील होती हैं। मैं अंत में आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर भी इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए। हमें और नई कथाओं के माध्यम से और जनसंचार के नए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इन कथाओं को और अधिक विस्तार देना चाहिए, नए कॉन्टेक्स्ट के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह अलग है, आकर्षक सामग्री है, लेकिन इसमें पाठ बाद में जोड़े गए हैं मुझे ऐसा लगता है। और वांछित प्रभाव जो है इसका कि जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, हर एक के लिए इसके अंतर्गत आप सूत्र देख सकते हैं। जो मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके पास मैनेजमेंट का इसके बारे में आया, मार्केटिंग से लेकर बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मैनेजमेंट के डिफरेंट सूत्र, जिसमें मार्केटिंग से लेके फाइनेंस से लेकर लीडरशिप से लेके मोटिवेशन से लेके हर तरह के महत्वपूर्ण सूत्र आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। आपको अगर कोई नीति के ज्ञाता के आधार पर और विधि के विशेषज्ञ के रूप में अगर कोई जानकारी लेनी है तो उसके अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूत्र मिल जाएंगे। यदि आपको इसमें दैनिक जीवन के अंतर्गत आपको कैसे सही डिसीजन लिया जाए उसके बारे में सूत्र लेने हैं तो वह आपको इसके अंतर्गत सूत्र मिल जाएंगे। यही एक ऐसी महत्वपूर्ण किताब है जिसका 50 से अधिक विविध भाषाओं में अनुवाद हुआ है और 200 से अधिक संस्करण इसके हैं। पहलवी भाषा के अंतर्गत पहली बार इसका अनुवाद किया गया और वह अनुवाद भी बड़ा ही रोचक ढंग से है। उस कथा के साथ मैं अपनी बात को यहां समाप्त कर दूंगा। उस कथा के अंतर्गत यह कहा गया कि सीरिया के राजा ने यह कहा कि अपने एक दरबारी को कि आप मेरे लिए इंडिया के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है संजीवनी, और उस संजीवनी वटी को अगर आप ढूंढ कर ले आते हैं तो वह हमारे पास लेकर आ जाएं तो हम लोगों का कल्याण हो जाए, और यह मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूं। वह दरबारी भारत आया और भारत आके जगह जगह संजीवनी बूटी को ढूंढने लगा। हिमालय में भी गया, कश्मीर में गया, हिमालय में गया, सब जगह जाकर उसने कहा कहीं वह संजीवनी बूटी मुझे मिल जाए, और उसके लिए उसने बहुत प्रयास किए, नहीं मिले। थक हार कर वो बैठा था और उसके पास पंचतंत्र की कथा का उसे ज्ञान हुआ, और पंचतंत्र की कथा का ज्ञान हुआ तब उसने कहा अच्छा जो संजीवनी है, जो बूटी है, वो तो हिमालय के वहां पर कहा गया है कि उस पर है, तो हमारे दिनों दिन जो हमारी जो अज्ञानता है वह अज्ञानता उस हिमालय के समान है, और यदि हम नीति और ज्ञान के कुछ सूत्र मिल जाएं तो हम उस इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं। वही वह बूटी है, और उसके आधार पर वह पंचतंत्र को लेकर वहां पर पहुंचा और उसका पहला अनुवाद वहां पर किया गया, और वहां के राजा ने कहा इससे बड़ी संजीवनी बूटी और कोई नहीं। तो यह संचार जो अरेबिक लैंग्वेज में, उसके बाद और भी पर्शियन लैंग्वेज में, साउथ के अंतर्गत कई भाषाओं में, चीनी, कोरियाई, कई भाषाओं में इसके अनुवाद, जातक कथाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। आप कई अलग अलग जो कथाएं हमारे हैं, हितोपदेश है, सभी में, सबके अंतर्गत इस कहानियों का आप विस्तार देख सकते हैं। हमारी लोक कथाओं में इसका विस्तार देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पंचतंत्र से सफल कोई संचार का कोई प्रक्रिया होगी, और उससे सफल और कोई हमारे सामने उदाहरण नहीं हो सकता। इसी बात के साथ सर ज्यादा समय तो नहीं लिया? नहीं सर। बहुत बहुत